हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर हमने किया था द्वितीय क्रियाएं, उसका वन शॉट रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमने किया था। उसमें देखा था कि द्वितीय क्रियाएं क्या क्या हैं, कौन कौन से उद्योग उसमें शामिल हैं, सारी चीजों पर गंभीर चर्चा की थी। आज उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। आपके एनसीईआरटी की किताब में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हों या छोटे या बड़े क्वेश्चंस हों, सबको विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे जिससे आप परीक्षा में इस्तेमाल कर सकें, एक आइडिया लगा सकें। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिल रही है? मैग्नेट पेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल निःशुल्क। तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों को बता दीजिए। और द्वितीय क्रियाओं के जो महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, आज उसको हम देखते हैं, भूगोल का जो चैप्टर है। अब पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें से गलत है? हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। ठीक है, इसमें तो कहीं कोई गलती नहीं है। जो हुगली नदी है उसके सहारे कलकत्ता में जूट के जो कारखाने हैं वो स्टैब्लिश हुए। चीनी सूती वस्त्र और वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग में आते हैं। खनिज तेल और जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति के कारण के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है और पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ख। असत्य कौन से हैं? तो ये है चीनी सूती वस्त्र और वनस्पति जो है ये स्वच्छंद उद्योग नहीं है। स्वच्छंद उद्योग वो होते हैं ना कि जिनको रॉ मटेरियल से बहुत मतलब नहीं होता, या किसी अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में ही जो वहां से रॉ मटेरियल निकलते हैं उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। पर्टिकुलर क्षेत्रों के रॉ मटेरियल से मतलब नहीं है। लेकिन जो चीनी उद्योग है वो कहाँ हो? जहाँ गन्ने हो गए वहां लगाए जाएंगे। वनस्पति कहाँ लगाए जाएंगे? जहाँ खेतों से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के पास। तो इसलिए ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये स्वच्छंद इंडस्ट्रीज नहीं है। तो ये क्या है? ये गलत स्टेटमेंट है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? अब देखिए यहां पर तीन तरह की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद, मिश्रितवाद, समाजवाद। पूंजीवाद क्या अर्थव्यवस्था होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार ओनरशिप नहीं रखती, सरकार अपना स्वामित्व नहीं रखती, बल्कि स्वामित्व लोगों के हाथ में होता है, प्राइवेट हाथ में होता है। और वहां एक कंसेप्ट चलता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मांग और पूर्ति पर पूरा बाजार चलता है। जितने मांग होगी, जितने पूर्ति होगी, जिस रेट पर होगी वो कीमत होगा। सरकार वहां पर फैसिलिटेटर का काम करती है, मदद करने का काम करती है, इंटरफेयर वाला काम नहीं करती है। तो फ्री अर्थव्यवस्था यानी कि जो फ्री इकोनॉमी की बात की जाती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्यार आते हैं, उससे पहले समाजवाद समझिए। समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर सरकार हस्तक्षेप करती है, सरकार अपने अंडर में, अपने स्वामित्व में चीजों को रखती है। प्राइवेट चीजों को अलाउ नहीं किया जाता है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, सब कुछ सरकार तय करती है। उसको समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यह है जहां थोड़ा सरकार का हस्तक्षेप हो, थोड़ा प्राइवेट हाथों में रहे, मिलजुल कर अर्थव्यवस्था चले। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है इंडिया, दुनिया के ज्यादातर देश। पूंजीवाद यूएसए और समाजवाद आप चाइना या रसिया को इसके करीब कह सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होगा? तो प्राइवेट होगा। अगर प्रोडक्शन क्या होना है, कैसे होना है, ये प्राइवेट हाथों में रहे तो सही जवाब क्या हो जाएगा? क, पूंजीवाद। कैपिटलिज्म अंग्रेजी में इसको कहते हैं, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मिश्रित को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी और समाजवाद को कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, ये तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ऐसा उद्योग जो प्रोडक्शन वो जिस चीज का करेगा वो किसी और उद्योग में प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। तो कुटीर उद्योग को कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये तो छोटी छोटी उपभोग की चीजें बनाती है, हमने डिटेल में देखा था, जैसे टोकरी बनाना, टोपियां बनाना, दरी बनाना। छोटे पैमाने के उद्योग, इसमें क्या होगा कि छोटे, जिसको आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बनाएगी, ये भी छोटे छोटे इस्तेमाल की चीजें बनाती है। लेकिन जो आधारभूत उद्योग है, बेसिक इंडस्ट्रीज जो हैं, ये आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो ऐसी चीजें बनाएंगे जो किसी और उद्योग में कच्चे माल के तौर पर या रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। सही जवाब इसका ग हो जाएगा, आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? स्वचालित वाहन उद्योग क्या लॉस एंजलिस में है? नहीं। पोत निर्माण उद्योग न्यूयॉर्क, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, या लौ इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग। तो ये हमने देखा था वन शॉट में।
या जो पिट्सबर्ग है यहाँ पर, या पीटर्सबर्ग जो है, इसके कई हमने उदाहरण देखे। ये जो ग्रेट लेक यानी कि बड़े झीलों वाले जगह हैं, इरी और सुपीरियर लेक, ये मिशिगन, ये सारे लेकों के आसपास ये फैला क्षेत्र है जहां से कोयला लोहा सब मिल जाता है। और ये पिट्सबर्ग जो है यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग फैला हुआ है। तो करेक्ट जवाब इसका घ हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। ठीक है, अब देखिए अगला थोड़ा सा संक्षेप में लिखने वाले प्रश्न आ गए कि इन पर 30 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मैंने थोड़ा सी चीजें मैंने एक हेडिंग पर लिखनी है, आपको थोड़े वर्ड्स बढ़ा के भी समझाने का प्रयास किया है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है, यानी कि जो हाई टेक्नोलॉजी के उद्योग हैं वो क्या है। अब देखिए ये अब मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको एक बार इन चीजों का रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़े बड़े भी होंगे तो आप समझ लेंगे। उन सभी टॉपिक्स को मैंने इसमें डाल दिया है, आप इसमें से मैग्नीफाई कर सकते हैं, निकाल के भी छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग वो उद्योग हैं जो हाईली टेक्निकल चीजों पर आधारित हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, है ना, जैसे कि कंप्यूटर पर आधारित जो चीजें हैं ये सारी इसमें आती हैं। ये नवीनतम पीढ़ी के उद्योग हैं, इसमें उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चलता है। और हमने बात की थी ब्लू कॉलर की जॉब, यानी जहां पर क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं आप, जो प्रोडक्शन में सम्मिलित होते हैं और जो केवल तकनीक पर या शोध में लगे होते हैं या प्रोफेशनल होते हैं, वो क्या होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब वाले होते हैं। तो यहाँ पर व्हाइट कॉलर वाले श्रमिक काम करते हैं। इसमें उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इसमें सफेद कॉलर श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। इन उद्योगों में यंत्र मानव यानी रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, शोध कार्य, है ना, रासायनिक और औषधीय उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इसमें और अभी आप चीजें जोड़ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम एक तरह से कह सकते हैं इंटेलिजेंस है, इसकी भी बात आजकल इसमें जुड़ गई है। ठीक है, दूसरा टॉपिक था इसमें विनिर्माण पर लिखने के लिए। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, किंतु अब इसमें यंत्रों और मशीनों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। तो विनिर्माण मतलब कि कच्चे माल को आप क्या करें, फिनिश प्रोडक्ट के रूप में बना दें। पहले यह हाथ से हुआ करता था, मशीनों का भी इस्तेमाल हो रहा है। अतः विनिर्माण जैविक और अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पादन के रूप में यांत्रिक या रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल ठीक बात, कोई बायोलॉजिकल या कच्चा माल है उसको हमने क्या किया, मैकेनाइज्ड फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया। अब चाहे यह वस्तुएं किसी कारखाने या कामगार के घर में निर्मित हुई हो, अगर इसका स्वरूप बदल दिया जाता है, वो जैविक या रॉ और फॉर्म में थी और उसको फिनिश प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है, तो विनिर्माण कहलाती है। तीसरा है स्वच्छंद उद्योग। तो स्वच्छंद उद्योग की बात हमने की थी, जो किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल पर आधारित नहीं है, या रॉ मटेरियल के लिए वो परेशान नहीं होंगे कि इसी क्षेत्र में मिलेगा तो लाएंगे, वो कहीं भी उद्योगों के हब से निकालकर अपने लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर सकती हैं। इन उद्योगों की स्थापना में परंपरागत कारक प्रभावित नहीं होते हैं। इन्हें कहीं भी औद्योगिक संकुलों के में स्थापित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वहां इसको लगाया जा सकता है, वहां से वो अपना ले लेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी उसको लेना होगा। क्योंकि इन उद्योगों का कच्चा माल दूसरे उद्योगों में तैयार माल होता है, जिनमें क्षति का स्तर बहुत ही कम होता है। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं जो कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी इनके जो इन उद्योग हैं, इनके जो पुर्जे हैं, इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं और दूसरे इंडस्ट्रीज पर ये आधारित रहते हैं। तो ये स्वच्छंद उद्योग हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, जो पूरी तरह किस पे आधारित है, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर, और सेकेंडरी एक्टिविटी, इस पे अंतर पूछा है, जो किस पर आधारित है, विनिर्माण पर। तो इसमें क्या अंतर है, इसकी बात इसमें की गई है। अब प्राथमिक गतिविधि की अगर बात करें तो इनमें वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जो सीधे पर्यावरण से जुड़े हैं, इसकी चर्चा हमने की थी। जो आपके कृषि पर आधारित हैं, जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उपलब्ध चीजें हैं, उनसे संबंधित जो क्रियाकलाप है, यानी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, माइनिंग करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उपभोग बिना प्रसंस्करण के अथवा अल्प प्रसंस्करण के उपभोक्ताओं द्वारा कर लिया जाता है। बिना प्रसंस्करण को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसेसिंग। मतलब इन एक्टिविटीज से जो चीजें निकलती हैं उसको बिना किसी मशीन में इस्तेमाल किए या प्रोसेस किए खा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि टमाटर उगाया, उसको सेम वैसे ही कच्चे के तरीके से खा सकते हैं। सब्जियां उगाई, उसको खा लिया। दूध से दही बना लिया, खा लिया। थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करेंगे, लेकिन मशीनों में प्रोसेसिंग करना या उसको उसके नेचर को चेंज करके नहीं, डायरेक्ट रॉ फॉर्म में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध, फल, अनाज, ये चीजें। इनके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी, कंदमूल, फल ये उत्पाद करना, एकत्रित करना, कृषि और खनन का कार्य करना, ये सारे जो कार्य हैं ये क्या है, प्राथमिक कार्य या प्राइमरी एक्टिविटीज में गिने जाते हैं। ठीक है, ये फिर से आप देख लीजिए, जितने कार्य हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में, और ये जो पूरा सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। देखिए, अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में है। और जो एक आर्थिक गतिविधि है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी अपने जीवन यापन करने के लिए जो एक्टिविटी हम करते हैं, जो
जो कार्य करते हैं वो हमारी आर्थिक गतिविधि या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो उन एक्टिविटीज में ये सारी एक्टिविटीज आती हैं, इस बात का भी आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। इन गतिविधियों के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहां विषम जलवायु और भौगोलिक दशाएं विद्यमान होती हैं। यहां के अधिकतर निवासी आदिम सामाजिक जीवन जी रहे हैं। आदिम सामाजिक जिसको कह सकते हैं प्रिमिटिव, ठीक है ना, प्रिमिटिव काल के यानी आदिवासी के काल के जीवन को यहां जी रहे हैं। ये वे क्षेत्र हैं जहां अभी तक आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकी का विकास या हस्तक्षेप नहीं हुआ है। मतलब जो पूरी तरह नेचुरली फॉर्म जीवन जी रहे हैं, जो इन्वायरमेंट से जुड़ के जी रहे हैं, जो अपने खाने को जो भी उगा रहे हैं उसको बहुत ज्यादा प्रसंस्कृत या प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, उसको आप दूसरे फॉर्म में चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए टमाटर को प्रोसेस करके आपने टोमेटो सॉप बना लिया, वो या टोमेटो केचप बना लिया, वो ना करके रॉ फॉर्म में इस्तेमाल वो सारी गतिविधियां जो हैं वो प्राथमिक गतिविधियां। अब देखिए ये तो प्राथमिक क्रियाओं की बात हो गई, अब द्वितीय क्रियाओं की बात करते हैं। इनमें वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पाद यानी जो हमारे प्राइमरी एक्टिविटी से जो प्रोडक्शन हुआ है, उन प्राइमरी उत्पादों के गुणों और रूप में परिवर्तन करके उन्हें अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है। कल मैंने उस चैप्टर में बताया था वैल्यू एडिशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें रहता है। वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन, मूल्य वर्धन, ये चीजें इसमें कराई जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि जो नेचर ऑफ गुड्स है उसको चेंज कर दिया जाता है। हमेशा क्या किया जाता है, जो रॉ मटेरियल प्राइमरी एक्टिविटी से जनरेट हुआ है उस रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, फिनिश गुड में चेंज करते हैं, विनिर्माण से संबंधित होती हैं। विभिन्न यांत्रिक या मशीनीकृत प्रक्रियाओं के द्वारा प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्कृत करके यानी प्रोसेस करके, जो प्राइमरी, इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, ठीक है, या जो प्राथमिक प्रोडक्ट है, इनमें क्या किया जाएगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रोसेस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रसंस्कृत, ठीक है। ये प्रोसेस करके इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू एडिशन हो जाएगा यानी मूल्यवर्धन, ठीक है। और फिर यहां से वो क्या ये क्या आ जाएंगी, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, है ना, फाइनल प्रोडक्ट में बदल जाएगा और उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए भेजा जाता है। यानी कंजम्पशन जो है कस्टमर को, उन कस्टमर को कंजम्पशन करने के लिए इसमें सहूलियत मिल जाती है। इसके लिए छोटे घरेलू उद्योग से लेकर बड़े बड़े कारखाने और औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाती हैं। यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज स्थापित की जाती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स या हब्स बनाए जाते हैं ताकि ये द्वितीय गतिविधियां की जा सकें। इन गतिविधियों के अंतर्गत उच्च जनसंख्या वाले विकसित तथा विकासशील क्षेत्र आते हैं। सीधी सी बात है, जो हाईली पॉपुलेटेड क्षेत्र हैं, जो डेवलपिंग या डेवलप नेशन है, उनमें आते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा विनिर्माण उद्योग जहां रहेगा, इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो क्या होंगी, उतनी ज्यादा वो विकसित होंगी। इसके लिए भौगोलिक और जलवायु दशाएं इतना महत्व नहीं रखती हैं जितना प्राथमिक क्रियाओं के लिए रखती हैं। जाहिर सी बात है, प्राथमिक क्रियाएं जो है वो पर्यावरण से संबंधित है, तो पर्यावरण और जलवायु का असर तो पड़ेगा ही। समझ में आ रही बात, यानी जो कृषि के कार्य करने हैं, जैसे कपास उगाना है तो वहां पर ब्लैक सॉइल चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डीले चाहिए। इसके अलावा जो है वहां पर जिस तरह का जलवायु या पर्यावरण चाहिए, यानी वहां पर शीत नहीं होनी चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए 100 दिनों तक, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अन्य अन्य खेतों के लिए, अन्य अन्य चीजों के लिए, जैसे मान लीजिए अगर धान की खेती है, वहां पानी की ज्यादा महत्वपूर्णता है, पानी होनी चाहिए। तो अलग अलग प्राथमिक क्रियाओं में जलवायु का, भौगोलिक क्षेत्र का उसमें होता है काम, लेकिन उद्योग के में विनिर्माण या द्वितीय क्रियाओं में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। विश्व के इन क्षेत्रों को आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीकरण उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। यानी इसमें आप दो महत्वपूर्ण शब्द याद रखें अंग्रेजी में भी, मॉडर्नाइजेशन और कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकीकरण, यानी टेक्निकल एडवांसमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं जहां पर ये क्षेत्र विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के विकसित देशों उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए। यानी विश्व के जो विकसित देश हैं उनके संदर्भ में जो उद्योग हैं उनमें आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है, इस पर समझिए। अब देखिए, हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं उसमें कुछ विशेषताएं हमेशा पाई जाएंगी, जैसे कि कौशल का विशिष्टीकरण यानी स्पेसिफिकेशन ऑफ स्किल्स किया जाएगा। इसके अलावा और कुछ विशेषताओं की चर्चा की थी, हम एक एक करके देखते हैं। तो जो विश्व के विकसित देश हैं उसमें उद्योगों में आधुनिक प्रौद्योगिकी क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है। पहला,
कौशल या श्रम का विशिष्टीकरण, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्किल्स, यानी वहां पर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग स्किल्स वाले लोगों को प्रमोट किया जाएगा। अगर धागा काटना है तो वो काम कोई और करेगा, अगर उससे कपड़ा बनाना है तो वो काम कोई और करेगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें करनी है उसका काम अलग अलग लोग करेंगे, एक आदमी नहीं करेगा। तो शिल्प विधि से कारखानों में सीमित मात्रा में ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इस पर लागत अधिक आती है। अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करे जिसमें उसकी विशिष्टता है। सिंपल सी बात है। अब अगर मान लीजिए कोई बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है और उस इंडस्ट्री को चलाने में एक आदमी 10 तरीके का काम कर रहा है, तो क्या प्रोडक्शन की गुणवत्ता अच्छी होगी? क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेहतर मेंटेन होगा? नहीं। तो अलग अलग व्यक्ति उसमें अलग अलग काम करता है। अच्छा, आगे देखते हैं। यंत्रीकरण, यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों और उपकरणों के प्रयोग से है। स्वचालित कारखानों को पुनर्वेशन एवं समृद्ध पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त किया जाता है। सीधी सी बात यह है कि जो ये बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं या बड़े बड़े जो उद्योग लगाए जा रहे हैं उसमें क्या किया जाएगा? मैकेनाइजेशन उसका किया जाएगा, यंत्र उसमें लगाए जाएंगे, पर उसमें कंप्यूटर भी रहेगा, उसमें और आधुनिक मशीनें रहेंगी। इनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है। और मैंने आपको बार बार ये शब्द बोला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा बड़े बड़े कारखानों में गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, वहां पर मशीन लगता है, वो नट बोल्ट उसका कस के आगे बढ़ाती जाती है। तो ये जो यांत्रिकरण है, ये जो मैकेनाइजेशन है, ये इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। प्रौद्योगिकी नवाचार यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेक्निकल इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इसमें नई नई चीजें हमेशा होती रहती हैं। तो प्रौद्योगिक नवाचार में शोध तथा विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने पर जोर दिया जाता है। ये हमने चैप्टर में भी देखा था कि जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं उससे निकलने वाले अपशिष्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल को कैसे खत्म किया जा रहा है, क्या उसका निस्तारण किया जा रहा है, इसके अलावा इसको कहाँ रखा जा रहा है, प्रदूषण कैसे कम किया जाए, जो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ये सारी चीजें इसमें ध्यान रख के काम किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, यानी जो उन इंडस्ट्रीज को अगर आप संगठन के रूप में देखें तो उसकी कुछ विशेषता होती है। आधुनिक निर्माण की विशेषताएं और क्या क्या रहती हैं? एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र, यानी एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है वो रहता है उसमें, कहीं कोई मशीनें कहीं कोई मशीनें, सबको मिला के काम चलाया जाता है। अत्यधिक विशिष्टीकरण यानी हाईली स्पेसिफिक, इसका मतलब यह कि अगर आयरन ओर की इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है, तो केवल वही उत्पादन होगा और जिसको जो स्किल आएगा उसमें वही वो काम करेगा। श्रम का विभाजन, लेबर डिवीजन इसमें किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है लोहे को उठाने वाला लेबर वो लोहे की भट्टी में भी काम कर रहा है या उसको गर्म करने का भी काम कर रहा है, अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है। ठीक है। अल्प लागत से अधिक उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। अधिक पूंजी निवेश यानी हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है अगर आप बड़े उद्योग लगाएंगे तो उसमें ज्यादा लेबर लगेगा, ज्यादा मशीन लगेगा, ज्यादा कच्चा माल लगेगा, तो निवेश तो ज्यादा होगा ही। बड़े संगठन उसमें होते हैं और प्रशासकीय अधिकारी वर्ग होता है। जाहिर सी बात है, आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, BHEL में चले जाइए या किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में चले जाइए, वहां आप देखेंगे कि एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट अलग से बना हुआ है। एक ऐसे लोग हैं जो केवल उसमें क्या करते हैं? शासन का काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो प्रबंधन करना और प्रशासन को मेंटेन करना, इसके लिए वहां पर एक अलग सिस्टम चलाया जाता है। ठीक है। लास्ट में क्या है? अनियमित भौगोलिक वितरण। ये जो है यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो बड़े उद्योग हैं ये हर जगह नहीं पाए जा रहे हैं। दुनिया के 10% क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बड़े उद्योग पाए जाते हैं। उसका कारण भी है कि हर जगह कच्चा माल नहीं मिलेगा, हर जगह उद्योग के लिए बिजली नहीं मिलेगी, हर जगह बाजार नहीं मिलेगा। हमने वन शॉट में देखा था कि अगर कहीं आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं तो क्या क्या फैक्टर्स वहां पे आ रहे हैं, जिसमें हमने कोयला देखा, आयरन ओर मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए, यातायात और परिवहन का साधन ठीक होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो ये कम जगह पर मिलेगा, इसलिए केवल आप कह सकते हैं विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से भी कम भूभाग पर इसका विस्तार है। किंतु ये क्षेत्र आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं तथा जहां पर बृहद कारखाने स्थापित हैं वहां हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है, साथ ही हजारों मनुष्यों को भरण पोषण भी संभव है। इससे आप क्या कर सकते हैं? लोगों का पेट भी भर सकते हैं और आराम से आप चीजों को निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं? व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन ये है कि जो बड़े उच्च प्रौद्योगिकी यानी हाई टेक्निकल जो इंडस्ट्रीज हैं, मैंने आपने शायद ही कभी देखा होगा कि गांव में कोई सिलिकॉन वैली या चिप बनाने वाली इंडस्ट्री हो रही हो, तो ये बड़े बड़े महानगरों में ही क्यों ये टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज जा रही हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझते हैं। देखिए, जो विश्व अर्थव्यवस्था है इसमें निर्माण उद्योगों का बड़ा योगदान है, जैसे इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रोल, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक
की प्रमुख निर्माण उद्योग है। लेकिन जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है इसमें नवीनतम पीढ़ी के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो नए नए चीजें डेवलप हो रही हैं वो सारी चीजें उच्चतम प्रौद्योगिकी में आती हैं। इनमें उन्नत वैज्ञानिक चाहिए, इंजीनियरिंग उत्पाद होते हैं तो इंजीनियर चाहिए, और गहन शोध और विकास पर आधारित प्रयोग पर खरा उतरने के बाद किया जाता है। यानी इसमें जो रिसर्च है वो रिसर्च का काम ज्यादा है, टेक्नोलॉजी का काम ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ना गांव में वो इंजीनियर और रिसर्चर साइंटिस्ट मिलेंगे न वो एरिया हो पाएगा काम। इसमें संलग्न संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक या सफेद कॉलर श्रमिकों का होता है। यानी इस जो उच्चतम प्रौद्योगिकी वाले उद्योग हैं उसको लगाने के लिए आपको प्रोफेशनल वर्कर चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब वाले वर्कर चाहिए। ये उच्च दक्षता प्राप्त विशिष्ट श्रमिक वास्तविक उत्पाद श्रमिकों की संख्या में अधिक होते हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक या छने हुए लोग हैं जो बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन बहुत दक्ष होते हैं। अब उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में यंत्र मानव यानी रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने और शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक और औषधीय उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज हैं, इसके अलावा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी इसमें आती हैं। इसमें भूदृश्य में विशाल भवन, कारखाने चाहिए, भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय और प्रयोगशाला देखने को मिलती है। तो लैब दिखेंगे आपको, अलग अलग डिवाइडेड चैम्बर्स दिखेंगे, है ना। तो वर्तमान में जो भी प्रादेशिक और स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं उसमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है ना। आप जैसे इसमें क्या होता है, पार्क बनाया जाता है, यानी आईटी पार्क, फूड पार्क। तो ये जो पार्क बनाए जा रहे हैं ये प्लान करके बनाए जा रहे हैं कि अलग अलग ये छोटे छोटे जो रिसर्च R&D जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं ये इंडस्ट्रीज वहां पर लगाई जा सकें। ठीक, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में निर्मित अधिकांश उत्पादों की मांग महानगरों में ज्यादा है, साथ ही प्रौद्योगिकी और कुशल श्रमिक भी महानगरों में उपलब्ध है। अतः विश्व के अधिकांश देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों की परिधि क्षेत्रों में ही विकसित हुए हैं। तो जो बड़े महानगर हैं, जो बड़े सिटीज हैं, डेवलप्ड सिटीज हैं, वहां पर ये ज्यादा पाई जाती हैं क्योंकि वहीं पर नियोजित रूप से ये बड़े पार्क लगाए जा सकते हैं, चाहे वो आईटी पार्क हो, फूड पार्क हो या इंडस्ट्रियल पार्क हो। इसलिए जो उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योग हैं जिसमें ये सारी टेक्निकल एडवांसमेंट चाहिए वो शहरों और महानगरों में ही आती हैं, क्योंकि जो जरूरतें हैं इनकी, जिस तरह के श्रमिक चाहिए व्हाइट कॉलर व्यावसायिक श्रमिक, जिस तरह की और जरूरतें इसमें लगेंगी वो गांव में करना संभव नहीं है। अब देखिए, अगर एक और इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन पूछा है कि अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन हैं फिर भी औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। जाहिर सी बात है, जो अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें 50 से ज्यादा देश हैं लगभग, अगर उस देश को आप उस महाद्वीप को अगर आप देखें तो वहां पर रॉ मटेरियल्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी वो हाईली डेवलप्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों तक औपनिवेशिक काल में पीड़ित रहा, गुलाम रहा लोगों का, और वहां पर उसका शोषण किया गया, बाद में उतना डेवलप नहीं हो पाया। और आज के देश में क्या हो रहा है, आज की डेट में जो बड़े बड़े देश हैं उनका विकास करने के नाम पर उनको लोन देते हैं और उनकी जमीन, उनके संसाधन लीज पर ले लेते हैं, तो अभी भी वो क्या है, उसी स्थिति में जी रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न महाद्वीप है। इस महाद्वीप का मध्य भाग उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी जिसको कहते हैं आप एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जो बात की जाती है ना, जो ट्रॉपिक्स के, जो आपको पता है कि पूरा जो ये पृथ्वी है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इस बीच के ये इलाके आते हैं, तीनों चीजें वहां से गुजरती भी हैं। तो वहां जो जलवायु है ये लगभग 18 डिग्री के औसतन रहती है, गर्म भी रहती है, यानी आप वहां पर कृषि वगैरह भी ठीक से कर सकते हैं। इसके पठारी भाग में खनिज और अपार भंडार हैं। इसके खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, कोयला, यूरेनियम, तांबा, बॉक्साइट, सोना, हीरा, कोबाल्ट, जस्ता, देखिए कुछ ऐसा नहीं है जो वहां नहीं मिलता है, सारी चीजें वहां पाई जाती हैं। यहाँ की अनेक सदानीरा नदी, सदानीरा नदी बोलते हैं अंग्रेजी में पेरेनियल रिवर्स, जहां हमेशा पानी रहती है ना। और आपने सुना ही होगा नील नदी वहीं पाई जाती है, कांगो नदी, बहुत सारी नदियां हैं। विश्व की सबसे लंबी नील नदी इसके मरुस्थलीय भाग को जीवन प्रदान करती है। इस नदी घाटी में मिस्र की प्राचीन सभ्यता फली फूली और विकसित हुई। इजिप्टियन जो पूरा आप कह सकते हैं कि मिस्र की सभ्यता हुई, ये सारी सभ्यताएं उसी नदी के किनारे फली फूली। और इसके बावजूद भी वो क्या है, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 40% संभावित जल विद्युत अफ्रीका की नदियों में विद्यमान है। यानी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है 40% पूरी दुनिया का वहां से आ सकता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अफ्रीका महाद्वीप औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। इसकी चर्चा हमने शुरू में की, क्योंकि अधिकांश भूभाग पर यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन हो रहा है। हमेशा यूरोपियन उसको कब्जा करके रखा, उस पर अपना आधिपत्य जमा के रखा और उसका विकास नहीं होने दिया। इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने यहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अपने देश का विकास करने के लिए किया। अपने अधीन उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था सुधारने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह हर जगह था, भारत में भी उन्होंने किया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। इसी तरह अफ्रीका में भी किया गया, उस संसाधनों का उतना दुरुपयोग किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया और वहां की क्या की गई, स्थिति नहीं सुधारी गई।
वहां पर स्लेवली बनाना, लोगों को दास बना के रखना, ये सारी चीजें देखी गई थी। परिणामतः यूरोप वासियों के संपर्क में रहने के बावजूद भी इस महाद्वीप के देशों की अर्थव्यवस्था पिछड़ी रही, क्योंकि यहां आधारभूत उद्योग और प्रौद्योगिकी को अभी भी विकास नहीं हो पाया है। आधारभूत उद्योग यानी अगर कोई ऐसा उद्योग चाहिए जिसमें वो सामान बने जो दूसरे इंडस्ट्रीज में यूज हो सके, वो यहां अभी भी नहीं है, और टेक्नोलॉजी भी वहां हाई नहीं है जिसके द्वारा ये देश अपने संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए कर सके। अतः संसाधनों की बहुलता होते हुए यह महाद्वीप क्या है, औद्योगिक दृष्टि से आज भी पिछड़ा हुआ है। तो 3-4 कारण हमने क्या देखे। एक चीज तो तय देखी कि इस पूरे जो पूरा ये कॉन्टिनेंट है, पूरा महाद्वीप है, यहां पर संसाधन खूब है, रिसोर्सेज और मिनरल्स हैं, नदियां हैं, लेकिन साम्राज्यवादी नीति जो रही अंग्रेजों की, जिसने शोषण किया, और आज भी पूरी दुनिया में वो नीतियां अभी उस पर इनडायरेक्ट वे से थोपी भी जाती हैं, जिसके कारण ये अपना विकास नहीं कर पाते हैं। आधारभूत इंडस्ट्रीज वहां, बेसिक इंडस्ट्रीज नहीं लग पाती हैं, और औद्योगिक रूप से ये पिछड़ा हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस चैप्टर द्वितीय क्रियाओं में जो ये एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। इससे एक मॉडल आंसर मैंने देने का प्रयास किया, जिससे आप चीजों को रिवाइज भी करें, कंसेप्ट भी आपके रिवाइज हो जाएं। और स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे तो आप पढ़ ही रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.com, जो कि इंडिया की नंबर 1 फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर क्या आ सकते हैं आप, यहाँ पर CBSE/स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके आप मेरे सारे लेक्चर्स यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र के अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको CBSE NCERT पूरा पाठ्यक्रम मिलेगा, 1 शॉट रिविजन्स वीडियो मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलेंगे, सब मुफ्त। कोई भी आपको पेड सब्सक्रिप्शन या पैकेज नहीं लेना, ऐसा मत समझिएगा आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर पढ़ाई जाएगी, जो एक बहुत बेहतरीन मौका आपके लिए है पढ़ने के लिए। आप सर्च करके और यहाँ पर सेलेक्ट करके वीडियोस को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कक्षा 6 से 12 तक के लिए CBSE और सभी स्टेट बोर्ड्स की बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई कराई जा रही है। चाहे आप यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड से पढ़ रहे हो, छत्तीसगढ़ से पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, या CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपको सारे 6 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। बस आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचती रहे। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस को, इस तरह के चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।